दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कल रात को जब मैं जनहित की खबर आप तक पहुंचा रही थी, उसी दौरान मैंने आपको बड़ी खबर दी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। आशंका तो कल ही मुझे हो गई थी कि इस्तीफे का कारण सिर्फ सेहत नहीं, और आज जब विपक्षी नेताओं ने सवालों की बौछार कर दी तो यह खबर पुख्ता होती चली गई कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है। हमने पूरी पड़ताल की है, एक एक घटनाक्रम को कड़ियों के साथ जोड़ा है, नॉट वेल के दावे के पूरे खेल को सियासी बयानों से डिकोड किया है। और अब तो सवाल यह भी है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ रहे हैं। जनहित में विस्तार से आज इसी खबर पर बातचीत होगी, इसका करेंगे विश्लेषण भी। इनसाइड स्टोरी क्या बताती है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी खबर क्या सामने आई है इस इस्तीफे की। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। जनहित की खबर आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? एक तो शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा लिखा, और दूसरा उन्होंने कुर्सी छोड़ने के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। लेकिन ना तो विपक्ष इस बात को मानने को तैयार है और ना ही सोशल मीडिया पर लोग धनखड़ की सेहत को इस्तीफे की असल वजह मान रहे हैं। सवाल यह है कि धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? आज दिन भर राजनीतिक गलियारे में हर किसी के जेहन में यही सवाल चलता रहा। धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या जो बताया जा रहा है वो अर्ध सत्य है? क्या पूरा सच अभी सामने आना बाकी है? आज जनहित में धनखड़ के इस्तीफे के एक एक अध्याय के पन्ने को खोलेंगे और बताएंगे असल कहानी दरअसल है क्या। देश की दिलचस्पी तीन चीजों के बारे में जानने की है। आज क्या हुआ, दूसरा यह कि कल क्या हुआ था, और अब आगे क्या होगा। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उनका कितना मान मनोबल हुआ भी कि नहीं हुआ? क्या किसी बड़े नेता ने उनसे बातचीत की, उनको मनाने की कोशिश की गई? यह पूरी तरह से अभी तक साफ नहीं है। खुद धनखड़ भी 23 घंटे से कुछ नहीं बोले हैं। सोमवार की रात 9:25 पर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे की चिट्ठी जगदीप धनखड़ की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, और इसके 14 घंटे 48 मिनट के बाद आज दोपहर 12:13 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनखड़ के इस्तीफे पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उपराष्ट्रपति के पद से धनखड़ के इस्तीफे पर देश की सियासत गर्म है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि स्वास्थ्य तो सिर्फ बहाना है, असल कारण कुछ और है। और अगर वाकई में ऐसा है तो फिर सवाल यह है कि इस्तीफे की असली वजह क्या है, कब सामने आएगी। पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो थ्योरी चल रही है उसके बारे में आपको विस्तार से देने जा रहे हैं जानकारी, लेकिन उसके पहले संसद की तस्वीरें दिखाते हैं, एक कल की और एक आज की। कल सुबह 11 बजे जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो मॉनसून सत्र के पहले दिन सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ सदन में मौजूद थे, लेकिन आज उनके इस्तीफे के बाद उपसभापति हरिवंश ने सदन को संभाला। उन्होंने ही सदन की आज शुरुआत की, लेकिन विपक्ष का हंगामा राज्यसभा में कल के मुकाबले आज ज्यादा हुआ है। 3 बार सदन की कार्यवाही चलाने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर महज 7 मिनट ही आज राज्यसभा में कार्यवाही चल पाई है। 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई, महज 4 मिनट चली। 12 बजे दोबारा सदन शुरू हुआ, 2 मिनट के बाद फिर स्थगित करना पड़ा। दोपहर 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया। जब दोपहर 2 बजे का समय आया तो फिर 1 मिनट में ही सदन को हंगामे के कारण स्थगित करना पड़ गया। धनखड़ आज संसद नहीं पहुंचे। खबर है कि फेयरवेल कार्यक्रम भी नहीं किया जाएगा। It's matters live with permission. Please go back to your seats. Please. Can you see the join me that 12 network? कृपया प्रश्न काल सदन की कार्रवाई 2 बजे
इस दौरान दोपहर 12 बजे का वक्त था जब सदन में सभापति की कुर्सी पर घनश्याम तिवाड़ी बैठे थे। घनश्याम तिवाड़ी ने ही सदन को औपचारिक तौर पर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर किए जाने की जानकारी दी। एक आवश्यक सूचना प्रश्नकाल के पहले एक आवश्यक सूचना देनी है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाइड नोटिफिकेशन एट 22/7/25 has conveyed the resignation of Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankad, under Article 67A of the Constitution with immediate effect. अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो जगदीप धनखड़ कल राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चला रहे थे, बिल्कुल फिट लग रहे थे, उन्हें रात में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। अगर वाकई में तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, खुद को वो फिट नहीं पा रहे थे, तो फिर संसद सत्र शुरू होने से पहले ही इस्तीफा दे देते। कल की जगह उन्होंने परसों इस्तीफा क्यों नहीं देना चुना? लेकिन बात सिर्फ सेहत की ही नहीं है। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में धनखड़ के इस्तीफे पर कई थ्योरी इस वक्त चल रही है। सबसे बड़ी और पहली थ्योरी तो ये कि जस्टिस वर्मा के महाभियोग को लेकर सरकार से उनकी कुछ अनबन हुई है। दूसरी थ्योरी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में चर्चा के दौरान विवाद की वजह बताई जा रही है। तीसरी थ्योरी खुद जगदीप धनखड़ ने दी है, जो खराब सेहत की है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। चौथी थ्योरी यह है कि बीजेपी में शीर्ष स्तर पर होने वाले बदलाव का ये एक हिस्सा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से सुगबुगाहट है कि सरकार और संगठन में बदलाव होने वाला है, जिसकी संभावना फिलहाल मुझे ना के बराबर लग रही है। अब जितनी मुंह उतनी बातें, हर कोई अपने अपने हिसाब से धनखड़ के इस्तीफे का सियासी विश्लेषण करने में जुटा हुआ है। इन तमाम थ्योरी में असल कौन सी है और क्यों है, इसके बारे में जनहित के दर्शकों को हम विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इस बीच एबीपी न्यूज को धनखड़ के स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से उनकी तबियत वास्तव में ठीक नहीं चल रही थी। पिछले महीने 25 जून को नैनीताल के कार्यक्रम में उनकी तबियत खराब हो गई थी। यह वीडियो उसी समय का है। अभी बीते गुरुवार को भी एक कार्यक्रम में उनकी तबियत खराब हुई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले वो एम्स में चेकअप के लिए भी पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की अभी एक प्रतिक्रिया आई है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि अगर वाकई में धनखड़ बीमार हैं तो बीजेपी के लोग उनका हालचाल क्यों नहीं ले रहे। अब उनका हालचाल लेने बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए। और सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सोचिए आप, फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। कम से कम फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते, चाय पीते जा करके, उन्हें धन्यवाद देते, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते, उनका सम्मान होता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आपने सुन लिया है। उधर जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा स्वीकार किया जा चुका है। कल रात 9:25 पर राष्ट्रपति के नाम जो इस्तीफा उन्होंने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर शेयर किया, उसकी पहली ही लाइन में यह वजह साफ साफ लिखी। लेकिन इस्तीफे की ये वजह सियासी गलियारों में किसी के भी गले नहीं उतर रही है। यहां हम स्पष्ट कर दें कि हम उन्हीं अटकलों की बात आपके सामने रखने जा रहे हैं जो सियासत में दबी जुबान में की जा रही है। इन्हीं सियासी अटकलों में से 4 सवाल निकलकर सामने आए हैं। क्या धनखड़ ने राजी खुशी इस्तीफा दिया है, या किसी बात से आहत होकर अचानक से यह निर्णय लिया है? क्या उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया? क्या स्वास्थ्य की बात असली वजह पर पर्दा है? थोड़ी देर के लिए इन सवालों को सियासत के ख्याली पुलाव भी मान लें, तब भी इन सवालों का आधार तैयार करने वाले 2 और भी सवाल यहां पर आ जाते हैं। पहला, धनखड़ ने इस्तीफा तत्काल प्रभाव से क्यों दिया? सवाल उठ रहे हैं कि कल तक वो फिट दिख रहे थे, फिर इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई? दूसरा, न फेयरवेल न विदाई भाषण, धनखड़ सीन से अचानक क्यों हट गए? सरकार और सदन से विधिवत विदाई लेकर जाने का विकल्प क्यों नहीं रखा? और इसी के साथ धनखड़ के इस्तीफे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रतिक्रिया दी, प्रधानमंत्री के उन शब्दों में और उनके पूरे वाक्य की लंबाई में भी इस इस्तीफे के संदर्भ विपक्षी दलों की ओर से ढूंढे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, पीएम की प्रतिक्रिया पूरे 14 घंटे 48 मिनट के बाद सामने आई, राज्यसभा में आधिकारिक घोषणा के बाद। इसमें देखा जा रहा है कि पीएम ने बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी बात क्यों लिखी। धनखड़ के स्वास्थ्य की कामना तो की, लेकिन तारीफ में 2-3 अतिरिक्त लाइनों के ना होने के भी अर्थ निकाले जा रहे हैं। इन सवालों का वाकई कोई आधार है, ये समझने के लिए आपको जगदीप धनखड़ का कल का पूरा दिन देखना चाहिए।
कल सुबह से शाम तक के उनके हाव भाव, उनकी बातें, उनके व्यवहार को देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। माननीय सभापति जी, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कल की सदन की कार्रवाई शुरू हुई, यानी कि मॉनसून सत्र का पहला दिन। वो सदन के भीतर प्रवेश करते हैं और मुस्कुराते हुए बिल्कुल स्वस्थ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। 21 जुलाई 2025 सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए एकदम सहज दिखाई दे रहे हैं। 5 नए राज्यसभा सांसदों को उन्होंने शपथ भी दिलाई, उनसे हाथ मिलाया, बातचीत भी की। चेहरे पर भाव सामान्य थे। श्री वीरेंद्र प्रसाद बैस। मैं श्री वीरेंद्र प्रसाद बैश्य अहम कनादपुर कायस्थः डॉक्टर मीनाक्षी जैन। I will bear true faith and allegiance श्री सदानंद मास्टर। നിയമം വഴി നിലവിൽ വന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ श्री हर्षवर्धन श्रृंगला। मैं हर्षवर्धन श्रृंगला जगदीप धनखड़ की इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी तबीयत कहीं से भी खराब लग रही है। कल कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था। धनखड़ ने सदन के भीतर खड़गे को बधाई दी और ये बधाई भी उन्होंने अपने अंदाज में दी। Honorable members, the day belongs to the leader of the opposition. On behalf of this House and myself, warmest greetings and heartfelt wishes to Sri Mallikarjun Kharge, leader of the opposition in Rajya Sabha. Our 5-decade political journey powerfully demonstrates unwavering commitment to democratic values and tireless national service. दूसरे शब्दों में कहें तो धनखड़ साहब मल्लिकार्जुन खड़गे की जम के तारीफ करते हुए भी नजर आए। वहीं तीसरी तस्वीर में धनखड़ के भाव गंभीर थे, क्योंकि ये मौका पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने का था। इन संसदीय रस्मों के पूरे होने के बाद कार्रवाई शुरू होने का वक्त आया, तो भी जगदीप धनखड़ के लिए ये नया नहीं था। सदन में जब दोनों पक्ष एक साथ बोलने लगे तो शोर को कैसे शांत करना है, इसमें उन्हें महारत थी और वो इस दौरान यही करते नजर आए। राज्यसभा में पहला हंगामा तब हुआ जब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले में आतंकवादियों के नहीं पकड़े जाने पर सवाल उठाया, सरकार से जवाब की मांग की। खड़गे बोले जा रहे थे, धनखड़ उन्हें रुकने को कह रहे थे। इसके बाद जेपी नड्डा उठे और कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन खड़गे नियमों के बाहर जाकर बोल रहे हैं। अब यहां आप खड़गे का वो पूरा वाक्य सुनें। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। और इस तरह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की प्रक्रिया को लेकर हंगामा होता रहा और राज्यसभा 2 बजे तक के लिए कल स्थगित किया गया। 2 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। चेयर पर जगदीप धनखड़ नहीं बल्कि उपसभापति हरिवंश मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पक्ष विपक्ष में गतिरोध बना रहा। जगदीप धनखड़ सदन में शाम को 4:05 पर फिर आते हैं, लेकिन सभापति की चेयर पर सिर्फ 15 मिनट ही बैठे। उन्होंने सदन को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस देने की जानकारी दी, तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी पता किया कि क्या लोकसभा में पर्याप्त नंबरों से प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। I have directed the Secretary General to update whether such a motion has also been moved in the House of the People. Honorable Law Minister, are you aware? Motion has been moved. हाँ, मोशन स्पीकर साहब के पास जो है वो सांसदों ने मिलकर के दिया है।
कर दिया। In that case, since the Honorable Law Minister is present here and has so indicated that a similar motion has come to be presented by requisite number of members of Parliament of Lok Sabha, requisite more than 100. More than 100, 152, I think. More than 100. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही वो हिस्सा है जहां से पूरी कहानी अब आगे बढ़ती है। राज्यसभा में विपक्ष की ओर से महाभियोग का प्रस्ताव लाना और उससे जुड़े नोटिस को स्वीकार किया जाना सरकार के लिए हैरान करने वाला था। बताते हैं कि सरकार और उसके फ्लोर मैनेजर को भनक भी नहीं लगी कि विपक्ष ने कब यह नोटिस दिया और धनखड़ ने इसे स्वीकार भी कर लिया। यहां एक बात और भी है कि राज्यसभा में चल रही कार्रवाई के बीच 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC की दूसरी बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में राज्यसभा में नेता सदन JP नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू दोनों गैर हाजिर रहे। ऐसी चर्चा है कि BAC में JP नड्डा और किरण रिजिजू के ना आने से कांग्रेस सदस्यों के साथ खुद जगदीप धनखड़ भी नाराज थे। हालांकि इस नाराजगी की कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई है। बैठक में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर एक मंत्री की मौजूदगी थी, लेकिन बैठक में गैर हाजिरी को लेकर JP नड्डा ने खुद ही स्पष्टीकरण जारी किया। इस बयान में उनकी ओर से बताया गया कि मैंने और किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति की ओर से 4:30 बजे बुलाई बैठक में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि हम किसी अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में व्यस्त हो गए थे। इसकी पूर्व सूचना माननीय उपराष्ट्रपति के दफ्तर को दे दी गई थी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ राज्यसभा में विपक्षी दलों का नोटिस स्वीकार किए जाने से सरकार ने असहज महसूस किया, या ये सिर्फ राजनीतिक अनुमान है? किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की और ना ही किसी की ओर से इसे खारिज किया गया है। लेकिन जिस सक्रियता के साथ जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग नोटिस स्वीकार किया, उससे सवाल उठ रहे हैं, क्या धनखड़ राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया पहले शुरू करना चाह रहे थे? जबकि उसी वक्त करीब 2 बजे लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। शाम तक मॉनसून सत्र का पहला दिन सामान्य ढंग से ही खत्म हुआ, लेकिन रात 9:25 पर अचानक जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की सूचना उपराष्ट्रपति के आधिकारिक सोशल अकाउंट X से मिली। इस इस्तीफे में 2 शब्दों पर ज्यादातर लोगों का ध्यान जाकर रुका था, पहला स्वास्थ्य और दूसरा तत्काल प्रभाव से। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच सरकार के एक सीनियर नेता की ओर से धनखड़ से फोन पर बातचीत की गई और फिर वहीं से मामला बिगड़ता हुआ चला गया और फिर बात उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफे तक जा पहुंची। हालांकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष भी खुलकर साफ साफ नहीं बोल रहा, लेकिन सियासी अंदाज में घुमा फिरा कर यही नैरेटिव आगे बढ़ा रहा है कि इस्तीफे का असली कारण वो नहीं जो धनखड़ की ओर से बताया गया है। ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। इस लोकतंत्र के मंदिर में अभी किसी का इस्तीफा हो गया, कोई स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं पूछ रहा। तो अगर बीजेपी के लिए स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछ रहे हैं तो हो सकता है तो दाल में काला हो। लिया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। अगर अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ा है तो उचित समय इस्तीफा देने की तो बात हो नहीं सकती। निश्चित रूप से उनकी योग्यता वैधता का लाभ संसद को नहीं मिलेगा। मैं तो पुनर्विचार का आग्रह करूंगा उनसे। कई लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, कई लोगों का स्वास्थ्य बनेगा। ये पॉलिटिकल स्वास्थ्य है, बिल्कुल घालमेल तालमेल चल रहा है। ये पॉलिटिकल कारणों से इस्तीफा है। कहीं न कहीं जो एक संतुलन होना चाहिए था, जो एक तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। हम केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हैं कि क्या उनको पहले सूचना थी। उनके अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण महसूस हो तो निश्चित रूप से कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करेगा। विपक्षी दलों के तमाम नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि जिस महाभियोग के नोटिस को लेकर यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, खुद जगदीप धनखड़ की ओर से कहा गया कि उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है
एक्सेप्ट करने, एक्नॉलेज करने में फर्क होता है और यहीं से फिर बात आगे बढ़ती हुई चली गई। एक विशेष बात और है कि धनखड़ के इस्तीफे पर आज विपक्ष के बयान ज्यादा सामने आए हैं, जबकि यही विपक्ष 3 साल लगातार धनखड़ के पीछे पड़ा रहता था। उन पर सरकार की ओर झुके रहने के लगातार आरोप लगाए जाते। दूसरी विशेष बात यह है कि धनखड़ पर अब सत्ता पक्ष कम बोल रहा है। कुछ चुनिंदा और नपे तुले बयान ही सामने आए हैं और उसमें भी टॉप लीडरशिप से कोई बयान सामने नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कृपया आप रेस्ट करें, बस बात इतनी है। उसको बतंगड़ बना दिए। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, फालतू बात पकड़ के लोग किसी के स्वास्थ्य को लेकर बात पकड़ ली। ये कोई इनकी राजनीति का स्तर देखिए कितना नीचे जा रहा है। देखिए, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि स्वास्थ्य कारणों से दिया है और मैं जगदीप धनखड़ जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत साफ बात करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने जब स्वयं कह दिया है कि हम स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसमें किसी को भी कुछ भी मनगढ़ंत बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे सियासत में जरूरी नहीं है कि जैसा दिखता है वैसा हो भी। दूसरी बात जग जाहिर है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनके एक बयान की बहुत ज्यादा चर्चा है, जो उन्होंने इसी महीने 10 जुलाई को दिल्ली के जेएनयू में दिया था। धनखड़ ने 11 दिन पहले भविष्यवाणी की थी कि वो 10 अगस्त 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन इसमें एक दैवीय शक्ति वाली कंडीशन भी उन्होंने खुद ही लगा दी थी। उनका बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। I will retire at the right time. August 2027, subject to divine intervention. और ये बयान बहुत पुराना नहीं, इस्तीफे से सिर्फ 11 दिन पहले का ही है। सवाल उठ रहे हैं कि 11 दिन में ऐसा क्या स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। दूसरा ये कि जिस दैवीय शक्ति की बात धनखड़ कर रहे थे, क्या वो दैवीय शक्ति कोई राजनीतिक शक्ति भी है? सियासत में जब भी स्थिति स्पष्ट नहीं होती तो उसी से अटकलें जन्म लेती हैं। एक बात यह भी कही जा रही है कि धनखड़ एक नहीं बल्कि 2 महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले थे। सूत्रों का दावा है कि जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर विचार का भरोसा दिया था। सूत्रों का यहां तक दावा है कि धनखड़ ने विपक्ष को भरोसा भी दिया था कि वो मंगलवार को सदन में जस्टिस शेखर यादव वाले प्रस्ताव का जिक्र भी करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव वीएचपी के कार्यक्रम में विवादों में आए थे। जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर 2024 को वीएचपी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने सीएए का जिक्र करते हुए कठमुल्ले शब्द का इस्तेमाल किया था। विपक्ष ने इस जस्टिस शेखर के आचरण को न्यायिक आचरण का उल्लंघन बताया था। जस्टिस शेखर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में पेश होकर सफाई भी देनी पड़ी थी। विपक्ष ने दिसंबर में राज्यसभा में जस्टिस शेखर के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था। हालांकि यह सिर्फ दावा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि जगदीप धनखड़ नोटकांड से विवादों में आए जस्टिस यशवंत वर्मा और वीएचपी के कार्यक्रम में जाकर एक टिप्पणी से विवादों में आए जस्टिस शेखर यादव को एक तराजू में तौलना चाहते थे और इसे लेकर सक्रिय भी थे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कानून के बड़े जानकार हैं और राजनीति में भी उनका लंबा चौड़ा अनुभव रहा है। उपराष्ट्रपति पद पर उनकी ताजपोशी में उनकी यही खूबियां काम आई थीं। जैसे जैसे जगदीप धनखड़ का कार्यकाल आगे बढ़ा, बतौर उपराष्ट्रपति और सभापति वो विवादों में भी घिरते रहे। कभी विपक्ष के निशाने पर रहे तो कभी सत्ता पक्ष और न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा करते दिखे। जय अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट। आपका टोन जो है, क्या किसान से वादा किया गया था? वादा किया गया, वादा क्यों नहीं निभाया गया? ऐसे कई मौके आए जब बतौर उपराष्ट्रपति महज 3 साल के छोटे कार्यकाल में जगदीप धनखड़ चर्चाओं में रहे।
इन्हीं में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही उनकी राज्यसभा सांसद जया बच्चन से बहस। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. इस संबोधन पर एसपी सांसद जया बच्चन ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति की टोन पर सवाल खड़े कर दिए थे। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। जया बच्चन के आरोपों पर जगदीप धनखड़ ने जो जवाब दिया वो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल। You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. असल में जया बच्चन को उनके नाम के साथ पति अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ने पर आपत्ति थी। उनका तर्क था कि उनकी खुद की पहचान है। बाद में राज्यसभा दफ्तर ने जवाब दिया था कि खुद जया बच्चन की तरफ से जो नाम दर्ज करवाया गया है वही तत्कालीन सभापति ने पढ़ा था। तस्वीर 2023 के शीतकालीन सत्र की है, जिसमें भले ही तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ना हो, लेकिन चर्चा के केंद्र में वही थे। अनुशासनहीनता के आरोप में विपक्ष के कई सांसदों को सस्पेंड किया गया था, जिनमें टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भी थे, जो संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान जगदीप धनखड़ की नकल उतार रहे थे। विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में उस दिन राहुल गांधी कल्याण बनर्जी की मिमिक्री का वीडियो शूट करते नजर आए थे, जिसको लेकर तत्कालीन सभापति ने सदन में सवाल भी खड़े किए थे। दिग्विजय सिंह जी, एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। विपक्ष पूर्व उपराष्ट्रपति के शिष्टाचार को भी निशाने पर लेता रहा। प्रधानमंत्री मोदी को नमस्कार करने की मुद्रा पर विपक्ष ने उन्हें घेरा था। हालांकि इन आरोपों का जवाब खुद जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में दिया। मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। विपक्ष और पूर्व उपराष्ट्रपति की तकरार लगातार बढ़ती ही रही। पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस भी सदन में दिया गया था। हालांकि उपसभापति हरिवंश ने उस दौरान नियमों के खिलाफ बताते हुए उस नोटिस को खारिज कर दिया था। विपक्ष भले ही जगदीप धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाता रहा हो, लेकिन वो कई मौकों पर सत्ता पक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर चुके हैं, जिसका शिकार कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए थे। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। और हाल ही में जगदीप धनखड़ तब सुर्खियों में रहे जब न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पर उन्होंने सवाल खड़े किए। वजह थी जस्टिस वर्मा के घर मिले जले नोट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दिस इंडिपेंडेंस कोई कवच नहीं है। दिस इंडिपेंडेंस इज नॉट सम काइंड ऑफ impregnable cover against inquiry, investigation, probe. Institutions thrive
with transparency, with their being probed. जगदीप धनखड़ ने भले ही कथित तौर पर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर कुर्सी छोड़ी हो, लेकिन अपने इस कार्यकाल के दौरान वो इन कारणों से चर्चा में भी रहे और विवादों में भी। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो चुका है, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब देश ये जानना चाहता है कि आगे क्या होगा, कौन देश का नया उपराष्ट्रपति बनेगा। एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार और बीजेपी की ओर से अभी किसी नाम पर ना तो सहमति बनी है, ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई भी जानकारी सामने आई है। हाँ, चूंकि इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है तो नए उपराष्ट्रपति का बाकायदा चुनाव किया जाएगा। तब तक सदन की संवैधानिक जिम्मेदारियों के प्रमुख उपसभापति हरिवंश के कंधों पर होगी। आज हरिवंश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की है। वैसे ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने दिनों में कराया जाएगा, इसको लेकर कहीं उल्लेख नहीं है। ऐसे में कोई भी आगे का कदम सोच विचार कर संवैधानिक नियमों के हिसाब से उठाया जाना है। इस बीच कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जो नाम इस वक्त भविष्य के उपराष्ट्रपति की रेस में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें पहला नाम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का है। दूसरा नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लिया जा रहा है। बिहार से ही इनको लेकर आवाज उठी है। तीसरा नाम केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता रामनाथ ठाकुर का है। इन तीनों नामों के आसपास इस वक्त नए उपराष्ट्रपति की कुर्सी घूम रही है। सबसे पहले मनोज सिन्हा के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि आखिर उनके नाम के दावों में कितना दम दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से ठीक 4 दिन पहले यानी 17 जुलाई को मनोज सिन्हा की दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी दिन की हैं, जिसे पीएमओ ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था। मनोज सिन्हा यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। 3 बार गाजीपुर से सांसद रह चुके हैं। 2017 में जब बीजेपी यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई तब मनोज सिन्हा का नाम बतौर सीएम दावेदार भी प्रमुखता के साथ चर्चा में आया था। 2019 में मनोज सिन्हा लोकसभा का चुनाव हार गए, जिसके बाद 2020 में अगस्त के महीने में उन्हें जम्मू कश्मीर का एलजी बनाया गया। इनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास के कामकाज हुए। टूरिस्ट की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ दर्ज की गई। अभी अगले महीने की शुरुआत में इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में उपराष्ट्रपति के लिए मनोज सिन्हा के नाम को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार इनके नाम की भी चर्चा राजनीतिक गलियारे में इस वक्त चल रही है। अभी मैंने पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर में जाकर इनका इंटरव्यू किया था और भविष्य की रूपरेखा को लेकर सवाल पूछे थे। मनोज सिन्हा ने उस दौरान क्या जानकारी दी थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाते हैं। कहा जा रहा है कि इसके बाद जब आपका 5 साल का कार्यकाल समाप्त होगा, उसके बाद आप सक्रिय राजनीति में फिर से वापसी करने वाले हैं। देखिए, एक तो मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य आज नहीं हूँ। भविष्य में क्या करना है ये आज कहना ठीक नहीं। अभी मेरे पास जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से करना ये पहली प्राथमिकता है। और बाकी मैं बहुत कुछ बाबा बर्फानी और माता वैष्णो देवी पर छोड़ता हूं। अभी पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में मनोज सिन्हा का नाम बीजेपी अध्यक्ष के लिए भी लिया जा रहा था। हालांकि फैसला बीजेपी नेतृत्व को करना है कि मनोज सिन्हा को आगे वो किस रोल में रखना चाहते हैं। फिलहाल इनके नाम की चर्चा राजनीति के गलियारे में की जा रही है। अब नए उपराष्ट्रपति की रेस में जो सबसे ज्यादा वायरल नाम है वो है नीतीश कुमार। कल रात जैसे ही जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ, सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के नाम की चर्चा होने लगी। नीतीश एक्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे और ये पहली बार नहीं है जब नीतीश का नाम उपराष्ट्रपति की रेस में लिया जा रहा हो। इसके पहले 2022 में जब धनखड़ के नाम का ऐलान नहीं हुआ था, तब भी नीतीश कुमार का नाम सुर्खियों में आया था। लेकिन क्या नीतीश की उपराष्ट्रपति जैसे शीर्ष संवैधानिक पद पर इस वक्त बिठाने का रिस्क बीजेपी ले पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश की सेहत को लेकर हर रोज विपक्ष सवाल खड़े करता है। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग मौकों पर नीतीश कुमार की जो तस्वीरें वायरल हुई, वो तस्वीरें बताती हैं कि नीतीश की सेहत को लेकर जिस तरह के सवाल हो रहे हैं, क्या उनमें दम दिखता है? क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के साथ विपक्ष उनके ऊपर निशाना साधता है। विपक्ष के नेता इन्हीं वजहों से उनका मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग करते हैं।
वैसे बिहार में बीजेपी के नेताओं का कहना है कि नीतीश अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो फिर उससे बिहार का नाम तो रोशन होगा। नीतीश कुमार का नाम चल रहा है उपराष्ट्रपति में, कहा जा रहा है कि उनको बनाना चाहिए। तो अच्छी बात है, बन जाए तो क्या दिक्कत है, बन जाए। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया, क्या दबाव में दिया है कह रहे हैं कांग्रेस। देखिए सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बिहार का ही बन जाए कोई, सारे बिहार वासी को। बिहार से कौन बन जाए आपके नजर में? सबसे बढ़िया किनको रहेगा उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, जय रहेगा। फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? फिर नीतीश जी अपना जिसका उत्तराधिकारी चुने, जिसको चुने। हम लोग तो ऐसे लगे हुए हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन मेरी राय है कि बिहार का कोई बेटा अगर बनेगा, 14 करोड़ बिहार वासियों के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद अगर कोई उपराष्ट्रपति बनता है तो ये खुशी का क्षण होगा। तकरीबन 3 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो जाएगा। गाहे बगाहे चर्चा होती रहती है कि नीतीश जब सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे तभी बीजेपी के किसी नेता का नंबर आ पाएगा। ऐसे में बहुत से लोग ये मानते हैं कि बीजेपी के नेता इसी बहाने नीतीश को बिहार से दूर करना चाहते हैं। आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से भी जब इस बाबत सवाल पूछा गया, उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर जवाब टाल दिया। नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग उठ रही है। देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व के लोग तय करते हैं, इस पर तय करेंगे। बिहार बीजेपी के नेताओं ने नीतीश के नाम को उपराष्ट्रपति पद के लिए उछाला तो विपक्षी दलों को भी मौका मिल गया। आरजेडी ने कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए ही धनखड़ का इस्तीफा लिया गया है। उपराष्ट्रपति जी का अभी इस्तीफा हुआ, अगला नीतीश कुमार जी का इस्तीफा होगा। बीजेपी का गेम प्लान जो था कि भाजपा जो रणनीति रच रही थी कि जदयू को खत्म करने की जो साजिश उनकी है, उसी को लेकर के ये नतीजा आ रहा है सामने कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को इस्तीफा दिला करके अब मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को इस्तीफा बिहार से दिला करके उनको उपराष्ट्रपति बनाने का चाल इन लोग का है। बीजेपी के लोगों ने कह दिया है कि हमको नीतीश कुमार मंजूर नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार जी को साइडलाइन धराने के लिए इन लोगों ने साजिश रचा है उपराष्ट्रपति बनाने के लिए। बिल्कुल, वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म कर देना है। तो बीजेपी को भी आपने सुन लिया, आरजेडी के नेताओं को भी आपने सुन लिया। अब सवाल तो यह है कि अब वाकई में बीजेपी नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना सकती है। इस वक्त केंद्र में जो सरकार चल रही है उसमें नीतीश कुमार अहम साझेदार हैं। बिहार में भी चुनाव होने हैं, इसीलिए नीतीश कुमार की भूमिका इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन 2 कारण जो साफ साफ दिखते हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि नीतीश का नाम शिगुफा ज्यादा लगता है। पहला तो नीतीश की खराब तबीयत और दूसरा ये कि नीतीश के बिना बिहार में बीजेपी कमजोर है। अभी बीजेपी को नीतीश के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव में जाना है। पार्टी कई मौकों पर इसका ऐलान कर चुकी है। नीतीश की पकड़ बिहार में अति पिछड़ी जाति के वोट बैंक पर मजबूत मानी जाती है। बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि नीतीश को लेकर इस वोट में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन पैदा हो। जैसे एनडीए की जीत के लिए इस वोट का एकजुट होना जरूरी है, वैसे ही इस वोट को एकजुट रखने के लिए नीतीश का इस वक्त बिहार में बने रहना जरूरी है। ऐसे में नीतीश को हटाने और दिल्ली लाने का रिस्क कम से कम चुनाव से पहले तो नहीं लिया जा सकता। यही बात जेडीयू के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है। ये सरासर झूठ है और मनगढ़ंत है। एनडीए में चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होता है। और उन्होंने जब स्वयं कह दिया है कि हम स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसमें किसी को भी कुछ भी मनगढ़ंत बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, तो बिहार में वो सबसे अच्छा काम किए हैं और बिहार के लोग भी और हम लोग भी चाह रहे हैं कि वो यहाँ मुख्यमंत्री का दायित्व निभावे। और ये सब जो बात आ रही है वो सब मनगढ़ंत बात है, कहीं से भी कोई इसमें सच्चाई नहीं। नीतीश कुमार, मनोज सिन्हा के अलावा इस वक्त जो तीसरा नाम लिया जा रहा है वो नाम है केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का। जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर इस वक्त कृषि राज्य मंत्री हैं, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि नीतीश और मनोज सिन्हा तक तो ठीक है, रामनाथ ठाकुर का नाम क्यों सामने आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जो कि अति पिछड़ी जाति से आते हैं। बिहार में अति पिछड़ी जाति के वोटर कर्पूरी ठाकुर को भगवान की तरह मानते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पिछले साल स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था और अति पिछड़ी जाति के वोटरों को बड़ा सियासी संदेश इसके जरिए दिया गया था। बिहार में अति पिछड़ी जाति के वोटरों की संख्या 36% है, जो कि बिहार की आबादी में सबसे ज्यादा है।
CSDS का पोस्ट पोल सर्वे बताता है कि 2020 के चुनाव में EBC के 58% वोट एनडीए को मिले थे, जबकि महागठबंधन को EBC के महज 18% वोट ही मिले थे। बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक जिस तरह सत्ता की तरफ, बिहार में इस बार अति पिछड़ों के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए आरजेडी यानी लालू यादव ने नया सियासी समीकरण खड़ा कर दिया है। अति पिछड़ी जाति में मल्लाह समूह के नेता मुकेश सहनी तो उनके साथ थे ही। लालू ने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी इसी अति पिछड़ी जाति के समूह से आने वाले धानुक जाति के नेता मंगनी लाल मंडल को बनाया। EBC में कुल 130 जाति और उपजातियां हैं। अति पिछड़ी जाति के वोट बैंक को नीतीश से तोड़ने के लिए आरजेडी ने एक तीर से दो निशाना साधने का प्लान बनाया। इसके तहत अति पिछड़ी जाति की महिला नेताओं को आगे किया जा रहा है और उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। उर्मिला ठाकुर, अनीता देवी जैसी नाई और नोनिया जाति के नेताओं को अति पिछड़ी जाति के इलाकों में सक्रिय किया गया है। विपक्षी खेमे की इस प्लानिंग की पूरी खबर बीजेपी नेतृत्व के पास है। पार्टी इसकी काट के लिए जमीन पर अलग अलग रणनीति पहले से बना रही है। ऐसे में से और मजबूती देने के लिए बीजेपी कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है और उनके नाम की भी चर्चा इस समय राजनीति के गलियारों में देखी जा सकती है। सोमवार को अचानक हुए इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ का नाम देश के पूर्व उपराष्ट्रपति की सूची में शामिल हो गया है। जगदीप धनखड़ कार्यकाल 2027 में उनका खत्म होना था। उसके पहले ही उपराष्ट्रपति पद छोड़कर उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर पर विराम लगा दिया। कैसी रही है धनखड़ की 36 साल की राजनीतिक यात्रा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि शांत स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और बेहतरीन सियासी समझ, इन्हीं खूबियों की बदौलत जगदीप धनखड़ ने राजनीति में 3.5 दशक का लंबा सफर तय किया। जगदीप धनखड़ की गिनती उन चेहरों में होती है जिन्होंने छोटे से गांव से निकलकर देश की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया। 11 अगस्त 2022 जगदीप धनखड़ के राजनीतिक सफर की वही अहम तारीख थी जब उन्होंने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। तब राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी संभालते वक्त जगदीप धनखड़ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर तारीफ की थी। आपने एक सामान्य परिवार से आकर के संघर्षों के बीच जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जिस स्थान पर प्राप्त पहुंचे हैं वो देश के कई लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का कारण है। और मैं कहूंगा कि किठाना के लाल, उनकी जो उपलब्धियां लोग देश देख रहा है तो देश की खुशी का ठिकाना नहीं है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के छोटे से गांव किठाना के जाट परिवार में जन्मे जगदीप धनखड़ ने 90 के दशक में सियासत में कदम रखा। 1989 में राजनीति की शुरुआत करने से पहले धनखड़ ने 10 साल तक वकालत की। इसी दौरान जगदीप धनखड़ उस दौर के सबसे बड़े जाट नेता चौधरी देवीलाल के संपर्क में आए और जनता दल के साथ पॉलिटिक्स में एंट्री की। 1989 में जनता दल के टिकट पर जगदीप धनखड़ झुंझुनू से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1990 में चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री बनाए गए। चंद्रशेखर की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस में चले गए। 1991 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें अजमेर से मैदान में उतारा, लेकिन हार गए। इसके बाद 1993 में धनखड़ अजमेर की किशनगढ़ सीट से विधानसभा पहुंचे। 10 साल बाद 2003 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। You are number one in my heart. So you are number one in my heart. I know that your heart is very large, but that is that side, not this side. जगदीप धनखड़ के करियर में नया मोड़ 2018 में आया, जब केंद्र सरकार ने धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। बंगाल में बतौर राज्यपाल धनखड़ का 3 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से टकराव के चलते हमेशा चर्चा में रहा। इसके बाद 2022 में वो उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुंचे थे। और अब आज का जनहित मंत्र। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, मतलब ये है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।